मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं आयुष और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो बेटा फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था। ये रॉड है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था अगर इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, इसको आज हम अच्छे से करते हैं। ठीक है, कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, मान लीजिए बेटा आपके पास एक रिंग है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रिंग है। इस रिंग पे क्यू चार्ज इसकी सर्कमफेरेंस पे बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, इस रिंग की एक्सिस पर इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमें इस चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो चलिए साहब देखते हैं कैसे होगा। अब आप ध्यान से देखो कि आपको पॉइंट चार्ज की वजह से पता है बेसिक फंडा क्या है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बेटा उसके लिए बेसिक फंडा क्या होता है, आपको पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो वो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे तो वो उसकी वजह से आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा। क्यों? क्योंकि उस छोटे से एलिमेंट को तो आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो और फिर उसे पूरी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ना। लेकिन अब छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ने की या इंटीग्रेट करने की एक शर्त है। ठीक है, वो शर्त क्या है वो आपको अच्छे से जाननी है। देखो बेटा, ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है सपोज। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब मुझे इस रॉड की वजह से, इस रॉड की वजह से मुझे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अभी हमने जो इससे पहले एग्जांपल देखा था वो क्या था, इस तरह की रॉड थी और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यानी इस रॉड की लेंथ के अलोंग। ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते थे, यहां पे एक एलिमेंट लेते थे इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अच्छा एक बात बताइए कि इस एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बेटा ये होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा अगर इस रॉड पर, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। इस एलिमेंट की वजह से भी, ये सारे छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज हैं, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो यहां पे हम एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा dx लेके वो जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जिन पार्ट्स को हमें ऐड करना है उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। यह बात समझ में आ रही है? लेकिन अब आप दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको इस रॉड की वजह से, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर आप देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर आप इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या वो इस डायरेक्शन में होगा? ठीक है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों में क्या अंतर है बेटा? यहां पर इस रॉड पे जितने भी मैंने पॉइंट चार्जेस लिए थे सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था। ठीक है, और यहां पे क्या अंतर है? ये छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस जो मैं इस रॉड पे जो छोटे एलिमेंट्स लूंगा उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो मेरा यहां पे आपको ये बताने का मकसद ये है कि यहां पे आप किसी एक पार्ट की वजह से निकाल के उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको समझ में आया? आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट तभी कर सकते हो जब आपको उसकी डायरेक्शन पता है। ठीक है, यानी आपको पता है कि ये सारे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो पहले आपको ये देखना होगा कि उनके कौन से कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और फिर आप उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। देखो अब ये रिंग भी बहुत छोटे 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 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है और मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है साहब। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं अगर इसके यहां टॉप पर कोई छोटा सा एलिमेंट ले लूं जिसकी सर्कमफेरेंस के अलोंग जिसकी लेंथ मान लो DL है। ठीक है, DL क्यों लिया? क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस मैं ऑलरेडी x मान चुका हूं तो dx नहीं लेना है, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो छोटी सी एलिमेंटल लेंथ होगी इसमें छोटा सा चार्ज dq होगा और वो dq छोटा सा चार्ज क्या होगा बेटा? ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको इस रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई हो लैम्डा, या आपको यह दिया गया हो कि Q चार्ज इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो इसका रेडियस स्मॉल a है इस रिंग का। ठीक है, तो हम ये केस लेते हैं कि Q चार्ज इस रिंग पर a रेडियस की रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अच्छा तो ये छोटा सा चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? Q चार्ज कितनी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 पाई a लेंथ पर। इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई a होगी ना, तो Q चार्ज 2 पाई a लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा बेटा? Q बाई 2 पाई a कूलम पर मीटर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यूनिट लेंथ का चार्ज है Q बाई 2 पाई a। तो dl लेंथ का चार्ज कितना होगा बेटा? इंटू dl। ये इस छोटे से एलिमेंट dl पर छोटा सा चार्ज dq। अब इस छोटे से चार्ज dq की वजह से यहां पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये इस तरह की रिंग है तो यहां से डायरेक्शन ऐसे, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे आउटवर्ड होगी, छोटा सा DE इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड होगा कि इस छोटे से चार्ज की वजह से निकालना है तो dq अपॉन ये वाली डिस्टेंस, इस चार्ज से इतनी डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? ये x है ये a है तो ये हो जाएगा √x² प्लस a²। तो k dq बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर तो ये x² प्लस a²। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब कई बच्चे क्या करेंगे बेटा,
वो क्या करेंगे, इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मुझे पूरे रिंग की वजह से निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे जिनको आप ऐड कर रहे हो, जिनका आप समेशन कर रहे हो, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। आपको क्या बात समझ में आ रही है बेटा? डिफरेंट डायरेक्शन होगी। ये वाला एलिमेंट इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर आप यहां पे कोई एलिमेंट लोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये होगी, ये होगी, इस तरीके से होगी ना। यहां पे क्या होगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एक कोन टाइप का बन रहा होगा, कोन। ठीक है, कोन बन रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करें सर, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है? ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है बेटा? सबसे पहले आपको इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करने होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड डी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? डीई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? डीई साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इस रिंग पर, उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, कोन बन रहा होगा, है ना। उन सब का ये डी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा, ध्यान से देखो, वो सारे इस डायरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके ये दो कंपोनेंट होंगे, एक मान लीजिए थीटा है, तो ये डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा। तो क्या इन दोनों कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया? कर दिया ना। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि अच्छा, ये जितने भी कोन के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, यानी ये टोटल एलिमेंट्स की वजह से जितने भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, सबका एक कंपोनेंट तो उस कोन की एक्सिस यानी एक्स डायरेक्शन के अलोंग आएगा, और बाकी जो कंपोनेंट होंगे वो सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, इसलिए अच्छा, अब यहां पे क्या किया, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे हमने इसकी वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जो ये आया। इसको हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करते हो, मतलब आप इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबका समेशन कर रहे हो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स होंगे तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, वेक्टर्स को आप तभी जोड़ सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब आप कम से कम ये आइडेंटिफाई कर ले कि कौन कौन से वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करते हैं। ये डीई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस ही डायरेक्शन में होगा, और डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट्स जो होगा वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ऐसे ऐसे वो सिमेट्रिक कंपोनेंट्स होंगे, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इस पूरी रिंग के एलिमेंट्स की वजह से यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, और सारे एलिमेंट्स की वजह से सेम डायरेक्शन में होगा, और डी कॉस थीटा होगा। यह बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन अब पता चल चुकी है कि सबकी वजह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगा ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा बेटा इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। ठीक है, डीई तो ये है, ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा बेटा? देखो थीटा ये है, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको जरा ध्यान से देखो तो इसमें k कांस्टेंट है,
x कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। ए रेडियस है बेटा, x भी तो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, यहां पे x वेरिएबल नहीं है, समझ में आ रहा है। तो के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, 1 प्लस 1/2, 3/2। तो ये कांस्टेंट टर्म ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा बेटा, इंटीग्रेशन डी क्यू। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस डी क्यू चार्ज को इंटीग्रेट करोगे, यानी ये छोटे 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 बहुत सारे चार्जेस आपको ऐड करने हैं, तो ये बहुत सारे छोटे 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 चार्जेस जब आप ऐड करोगे और पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करोगे, तो क्या वो पूरी रिंग का चार्ज आएगा बेटा? इसका मतलब ये इंटीग्रेशन डी क्यू अपने आप में क्या है, कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज ऑफ दैट रिंग। और यही आपका एक्सप्रेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो दूर भागेगा, यानी इस डायरेक्शन में। और अगर नेगेटिव चार्ज है रिंग पर तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसको आपको याद रखना है कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जेई मेंस में इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि बताइए कहां पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह का, ठीक है। उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद है कि हम पहले ये जानें कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो। तो बेटा, अभी आपने देखा कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उसकी वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिंग के बाद डिस्क की। मान लीजिए ये डिस्क है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ठीक है। इसको भी क्यू चार्ज दिया गया, और मान लीजिए इसका रेडियस भी स्मॉल ए है। अभी रिंग की बात कर रहे थे, अब डिस्क की बात करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका रेडियस ए है और इसे कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया है। तो बेटा वो क्या होगा, वो इसकी सरफेस पे, रिंग के केस में क्यू चार्ज उसकी सरकमफरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। और इसके केस में हाँ बेटा, तो रिंग के केस में जो क्यू चार्ज था वो उसकी सरकमफरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इस केस में, डिस्क के केस में, जो चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात आती थी लैम्डा, और यहां पे आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा की बात। तो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि इस डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, लैम्डा कूलम पर मीटर, रो कूलम पर मीटर क्यूब। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, तो हमें इस डिस्क की वजह से इसके एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, बेटा, तो ये जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क है, ये क्या बहुत सारी, अब इसमें आप एलिमेंट कैसे लेंगे उसको समझो, ठीक है। रिंग में हमने क्या किया था, रिंग में हमने छोटा सा उसकी लेंथ के अलोंग एलिमेंट लिया था, डीएल लेंथ का, और उसे इंटीग्रेट किया था। यहां तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आप उसकी सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट लोगे तो आपको सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, आप सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन जब आप बीटेक में चले जाओगे तब आप पढ़ोगे। तो अभी इसका आसान तरीका क्या हो सकता है जो हमें पता है? ठीक है, तो आसान तरीका क्या है बेटा, देखिए आप क्या कीजिए, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, सॉरी x तो ये लिया ना, तो r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पे कोई dr थिकनेस की एक एलिमेंटल रिंग मान लीजिए। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये डिस्क बहुत छोटी छोटी रिंग से मिलकर बनी होगी, और रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप अभी देख चुके हो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए यहां पे एलिमेंट आप लेंथ को नहीं लोगे, एलिमेंट आप रिंग को लोगे, और उन बहुत छोटी छोटी रिंग से मिलके ये पूरी डिस्क बनी होगी, तो उस रिंग को इंटीग्रेट कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, हमने r डिस्टेंस पे, इस डिस्क के सेंटर से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की एक एलिमेंटल रिंग मान ली। अब इस एलिमेंटल रिंग की वजह से क्या आपको x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? बिल्कुल, अभी आपने निकाला था, k क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इस रिंग का चार्ज q है और इस रिंग की रेडियस a है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मुझे इस एलिमेंटल रिंग का चार्ज निकालना होगा, और मुझे इस एलिमेंटल रिंग की रेडियस तो पता है कि वो स्मॉल r है, क्योंकि सेंटर से r डिस्टेंस पे मैंने dr थिकनेस की रिंग मानी है ना। तो इस फॉर्मूले में इस रिंग की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबसे पहले मुझे इस रिंग का चार्ज निकालना है। तो आप ध्यान से देखो बेटा कि इस डिस्क के यूनिफॉर्म एरिया, सॉरी इस डिस्क के यूनिट एरिया का चार्ज कितना है बेटा? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट एरिया का चार्ज कितना है। ठीक है, तो सिग्मा है यूनिट एरिया का चार्ज। तो इसका एरिया कितना होगा, आपको ये देखना है ना कि टोटल एरिया इतना है, उसका चार्ज कितना है, तो इतने एरिया का चार्ज होगा, वही तो इस एलिमेंटल रिंग का चार्ज होगा। अब इस एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या है? तो एलिमेंटल रिंग का एरिया, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इस एलिमेंटल रिंग को कट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये इसकी थिकनेस बहुत छोटी है dr, इसको कट कर दो और ऐसे फैला दो, तो एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टाइप की बन जाएगी बेटा। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टाइप की बन जाएगी, समझ में आ रहा है? कट करके ऐसे अगर फैला दो, ये क्या है, इसकी जो लेंथ होगी, क्या वो इस रिंग की सर्कमफेरेंस है, यानी 2πr, और थिकनेस इसकी dr है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 2πr di, सॉरी 2πr dr, ये एरिया हो जाएगा। तो 2πr dr इसका एरिया है। तो यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा, तो 2πr dr एरिया का चार्ज इतना। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस छोटी सी रिंग का चार्ज है, छोटा सा चार्ज। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा बेटा? के क्यू, यानी सिग्मा 2πr dr, यही तो उस छोटी सी रिंग का चार्ज है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप देखिए कि ये इस छोटी सी एलिमेंटल रिंग की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन ये है। जब मैं इन एलिमेंटल रिंग्स को ऐड करूंगा, ठीक है, जब मैं इन एलिमेंटल रिंग्स को ऐड करूंगा 0 से लेके कैपिटल R तक, मान लो इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल है, कुछ भी मान सकते हो।
अगर मैंने पहले स्मॉल ए माना है तो आप स्मॉल ए ही मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये कैपिटल आर है इसका रेडियस। तो अगर मैं इस एलिमेंटल, अब अच्छा देखो, यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, किसी भी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी ना, तो यहां पे हमको डायरेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी रिंग्स जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं या जिनको हम इंटीग्रेट करेंगे, सबकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। वो डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं है कि यहां पे मुझको कोई एलिमेंट लेना पड़े, ठीक है। तो यहां पे तो सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ये छोटा सा डी इसको इंटीग्रेट कर दोगे। यहां पे क्यों सीधे इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि यहां पे मुझे डायरेक्शन पता है। और इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, डी आर, आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आर की लिमिट जीरो से कैपिटल आर, तभी तो ये सारी रिंग्स ऐड होंगी, ठीक है, जीरो से लेके कैपिटल आर। ये बात समझ में आ रही है। अब आप ध्यान से देखो कि के सिग्मा 2 पाई आर, सॉरी, के सिग्मा 2 पाई एक्स, ये तो सब कांस्टेंट है। के सिग्मा 2 पाई एक्स, ये तो सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन क्या बचा बेटा अंदर, आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब के को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, तो 2 पाई 4 पाई, तो ये 2, ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, अंदर इंटीग्रेशन, अब इस चीज को देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन हमें किस चीज का करना है, आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं रब कर दूं। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो जो मैथ्स वाले, इसीलिए मैं कहता हूं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, तो आपको इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बेटा यहां पे क्या होगा, ये आप मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन होगा यहां पे, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां पे आप आर को सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स टेन थीटा, ठीक है। एक्स टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा बेटा, एक्स तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डी आर क्या हो गया बेटा, ये। अब आप ये वैल्यूज अगर यहां रिप्लेस करोगे, 0 to r था ना, ये r की लिमिट रखनी थी, तो r अपने आप में है x टेन थीटा। अच्छा, x टेन थीटा और डी आर एक्स सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आर डी आर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आ रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा, ठीक है। और बाहर जो कांस्टेंट था ही आपके पास, तो बाहर क्या था बेटा, एक मिनट, बाहर था 2 पाई के सिग्मा एक्स, शायद 2 पाई के सिग्मा एक्स, हाँ यही होगा, 2 पाई के सिग्मा एक्स। तो मैंने के को 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ यही था शायद, ठीक है, जो भी था। तो देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है।
सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। टेन थीटा अपॉन सेक थीटा क्या होता है? देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये आएगा बेटा साइन थीटा, यानी बेसिकली साइन थीटा डी थीटा। देखो सब्सटीट्यूशन से क्या फायदा हुआ? इतना कॉम्प्लिकेटेड जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा था वो इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। ये सब्सटीट्यूशन का फायदा है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और ये देखो ये जो लिमिट थी जीरो से लेके पहले हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। अब आप लिमिट यहां पे जीरो से आर नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि वो तो स्मॉल आर की लिमिट थी। यहां पे आपको थीटा की लिमिट लगानी है, या तो पहले इसको स्मॉल आर के टर्म्स में लिखो, तो लिख लेते हैं। तो आर था बेटा एक्स टेन थीटा, इसका मतलब टेन थीटा क्या था? आर अपॉन एक्स, ठीक है। थीटा ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस है ना, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेटा कॉस थीटा देखो, अगर टेन थीटा आर अपॉन एक्स है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां लिख दोगे क्या? x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप इसमें स्मॉल आर की लिमिट लगा सकते हो। स्मॉल आर की लिमिट जीरो से लेके कैपिटल आर तक। तो अगर आप कैपिटल आर लिखोगे तो वो होगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, देखो ये आर जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर यानी एक्स अपॉन एक्स यानी माइनस वन, और माइनस माइनस एक माइनस ऑलरेडी बाहर था, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एक ऑलरेडी माइनस था ना, तो ये हो जाएगा प्लस वन, और 2 पाई के सिग्मा। तो बेटा अल्टीमेटली आपका एक्सप्रेशन आएगा 2 पाई के सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? यहां पे आप के की वैल्यू भी डाल सकते हो। के की वैल्यू क्या होती है? जो मैंने पहले बताया था आपको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 पाई 2 टाइम्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है एक्सप्रेशन, कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क की वजह से जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो आपने रिंग की वजह से देखा, आपने रॉड की वजह से देखा, आपने रिंग की वजह से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने डिस्क की वजह से देखा। अब हम बात करेंगे बेटा, कोई सेमी सर्कुलर रिंग है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है। इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मान लीजिए क्यू चार्ज इस सेमी सर्कुलर रिंग की सर्कमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आपको इस रिंग की, पहले मैं आज आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करनी है, इसके बाद आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको फील दिलवाऊंगा कि ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपको फील। लेकिन अभी पहले आप उसके पीछे की बेसिक मैथमेटिक्स समझ लो कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए कि ये रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस रिंग की वजह से आपको सेंटर पे यानी इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे,
फिर से वही है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, इस पे कोई छोटा सा एलिमेंट लोगे। अब आप उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे। अगर उन सारे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो उसे आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो पहले आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करोगे। ठीक है, कंपोनेंट क्यों करोगे, आप ये देखोगे कि इन एलिमेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फिर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मैंने क्या बताया बेटा, वेक्टर को तब तक इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता जब तक आपको उसकी डायरेक्शन नहीं पता, तो पहले आप डायरेक्शन पता करोगे। अब यहां पे देखिए, मुझे यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में एलिमेंट आप कैसे लेते हो ना, देखो मैं बताता हूं आपको। अगर इस क्वेश्चन में आप x पे dx ले लोगे, मान लो आपने कहा कि ये छोटा सा मैं dx ले लेता हूं, x आर्क के अलोंग x पे मैं dx एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, तो इस dx एलिमेंट का छोटा सा चार्ज होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा छोटा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज क्या होगा, मान लीजिए इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, तो dx लेंथ का चार्ज, इसके अलोंग dx लेंथ का चार्ज कितना बेटा, लैम्डा dx। ठीक है, इस छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, छोटा सा d। ठीक है, छोटा सा d, और ये d कितना हो जाएगा, k छोटा सा चार्ज dq अपॉन, मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो r अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि ये सारी लेंथ जो होंगी वो r ही होंगी। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि जिन एलिमेंट्स को आप ऐड कर रहे हो उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी आप ऐड कैसे कर सकते हो, यानी उनको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, तो सर इसका समाधान क्या है, बहुत ही आसान समाधान है। देखिए, इस एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड D जो आप निकाल चुके हो। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। मान लीजिए ये जो एंगल है थीटा है, तो ये भी थीटा होगा बेटा, तो ये हो जाएगा DE cos थीटा और ये हो जाएगा बेटा D sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। यहां पे ले लूं तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यानी डी साइन थीटा कंपोनेंट्स को मैं जोड़ सकता हूं, डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स को मैं जोड़ सकता हूं, यानी इन्हें अलग अलग मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, लेकिन डीई को इंटीग्रेट नहीं कर सकता क्योंकि डी डिफरेंट डायरेक्शन में है। लेकिन वो जो अलग अलग डायरेक्शन में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका एक कंपोनेंट सबकी वजह से वाई डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट सबकी वजह से एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इन कंपोनेंट्स की मेरे को डायरेक्शन पता है तो इनको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है। अब डीई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखिए, ये जो एक्स के अलोंग कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे सबकी वजह से y के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, x के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ में आ रही है। और इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहां y के अलोंग कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा लेकिन x के अलोंग कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये यहां तक के x कंपोनेंट्स यहां तक के x कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो आपको अल्टीमेटली यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको d साइन थीटा को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए साहब अब उसकी बात कर लेते हैं। डीई ये है इनटू
साइन थीटा। तो ये आपका डी साइन थीटा हो गया, इसे इंटीग्रेट करना है क्योंकि अब मुझे इस कंपोनेंट की डायरेक्शन पता है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्हीं कंपोनेंट्स को यहां पे ऐड करके मिलेगा मुझे, तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि उनकी तो डायरेक्शन पता है अब मुझे। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पे दो वेरिएबल आ गए आपके पास, थीटा भी वेरिएबल है, थीटा भी चेंज हो रहा है। जब मैं उसे इंटीग्रेट करूंगा तो थीटा भी चेंज हो रहा है एलिमेंट्स के लिए, और dx भी वेरिएबल है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, यहां पे एंगल के टर्म्स में इंटीग्रेट करना आसान होता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, इस dx वेरिएबल को थीटा वेरिएबल में तोड़ दोगे, यानी dx वेरिएबल यानी x वेरिएबल को थीटा वेरिएबल के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर दोगे। कैसे करोगे? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा बेटा कि कोई भी एंगल जो होता है, कोई भी एंगल इन रेडियन, वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अगर नहीं पता तो ये देख लीजिए, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर थीटा एंगल पे एक छोटा सा डी थीटा एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है। इस डी थीटा का जो आर्क है वही डी एक्स है, ठीक है। तो इस छोटे से डी थीटा के लिए एंगल आर्क अपॉन रेडियस, तो क्या dx को मैं आर डी थीटा से रिप्लेस कर सकता हूं? बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस में यही लगेगा। तो बेटा आप dx को आर डी थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, dx को आप आर डी थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। अब तो आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। कैसे? देखो, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, के लैम्डा अपॉन आर, बेटा ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और लिमिट, यहां पे थीटा की लिमिट लगेगी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। थीटा की लिमिट है 0 से लेके 180 डिग्री तक पूरे रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए 0 से पाई, ठीक है। तो ये होगा बेटा, देखो ध्यान से, के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या लगाओगे 0 से लेके पाई, तो के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई वो होता है बेटा माइनस ऑफ -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये 1 आ जाएगा, माइनस कॉस 0, ये देखो माइनस तो है ना, अगर इस माइनस से कंफ्यूजन हो रहा थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ले लो, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई होता है बेटा -1, माइनस कॉस 0 वो भी होता है, तो ये -2 और एक माइनस साइन ऑलरेडी था, तो क्या ये +2 आ गया, तो ये आ गया 2 के लैम्डा अपॉन आर। यानी सेमी सर्कुलर रिंग, जो सेमी सर्कुलर रिंग होती है उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है 2 के लैम्डा बाई आर, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं बेटा। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वो है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। फिर हमने डिस्क की बात की, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, उसकी वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्स डिस्टेंस पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन √x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद हमने सेमी सर्कुलर रिंग की बात की, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से क्या होगा, 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है, 2 के लैम्डा बाई आर। तो आप इन तीनों का डेरिवेशन एक बार खुद से कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स सेक्शन में आप अपनी क्वेरी या जो भी आपका डाउट है आप लिखिए, मैं तुरंत उसका समाधान आपको दूंगा,
ठीक है, अब बात करते हैं देखो बेटा, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखो बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक ही तरीका है, जो बेसिक अप्रोच है वो एक ही है। क्या है? आप उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। क्योंकि आप क्यों लेते हो एलिमेंट? क्योंकि आपको पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पता नहीं होता, लेकिन आपको पॉइंट चार्ज की वजह से तो पता होता है। तो वो जो आप छोटा सा एलिमेंट लेते हो ना, उसको आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो फिर आपको पॉइंट चार्ज की वजह से मिल गया छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको निकालना है, तो उस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना होता है प्रॉपर लिमिट्स के साथ। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा समझ में आया। अब इंटीग्रेशन में भी एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? अगर उन सारे छोटे एलिमेंट्स जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो पहले क्या करोगे? पहले आप उन सारे एलिमेंट्स की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है, उसके कंपोनेंट्स करोगे। ठीक है, जैसे एक्स या वाई के अलोंग। तो उन सारे एलिमेंट्स की वजह से एक्स के अलोंग कंपोनेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, वाई के अलोंग कंपोनेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, यानी उन्हें अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हो। क्योंकि अब आपको पता चल गया कि उनका सबका ये वाला कंपोनेंट तो एक्स डायरेक्शन में ही होगा, ये वाला कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में ही होगा, तो उन्हें आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन पता नहीं होती, तब तक आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? अब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेप्स बनाई जा सकती हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें मैं आपको कहूंगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, लेकिन सबकी वजह से ना आपको निकालना है और ना उसकी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कई बार इंटीग्रेशन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि वो हम भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई रैंडम शेप की वजह से और ये कभी करना भी नहीं है। ठीक है, किसी ना कोई आपको दे दे यार, ऐसा कुछ भी दे दे, कुछ भी रैंडम, इस तरीके का वायर, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब बताओ यहां पे क्या होगा? ठीक है, तो आप इसकी वजह से निकाल सकते हो, छोटा सा एलिमेंट लोगे, लेकिन फिर आप देखोगे उसको डिफरेंट डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं आपसे, चाहे जेई एडवांस हो चाहे जेई मेंस हो। ये बात समझ में आ रही है? कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, मतलब कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि रैंडम, यार मैं अगर आपको कहूं इस चौक की वेलोसिटी क्या बताओ जब ये मेरे हाथ से टकराए, तो ये एक तरह का रैंडम क्वेश्चन है ना, कैसे बता दोगे आप? ना आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं पता। तो वो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करेगा जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस गिवन होगी, सिमेट्री होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो किसी भी रैंडम शेप की वजह से इंटीग्रेशन की मदद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है। आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से निकालिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसको मैं स्फेरिकल सिमेट्री के साथ बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आप यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क और सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कर दीजिए। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये इस तरह की 3/4 रिंग दे दी गई। अच्छा, अगर कंप्लीट रिंग होती बेटा तो यूनिफॉर्मली चार्ज, तो सेंटर पे होता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। क्यों? सिमेट्री दिख रही है ना, ये छोटा सा एलिमेंट इसकी वजह से, तो इसके ठीक ऑपोजिट एक सिमेट्रिक कंपोनेंट होगा, वो इसको कैंसिल कर देगा। इसके ठीक ऑपोजिट वो इसको कैंसिल कर देगा, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको 3/4 रिंग दे दी गई, तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो क्वार्टर है इस रिंग का, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जो क्वार्टर है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
यानी सिर्फ इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये 3/4 रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है और उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।